नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी के लास्ट ईयर के पूरे प्रश्न देखेंगे 2018 से लेकर के 2023 का, जैसे कि हमने अपने पुराने सेशन में करके रखे हैं। इसमें इंडियन जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने पूछे गए और इन 5-6 सालों के बीच में किस किस एरिया से प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो वन बाय वन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। 4 ऑप्शन है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा मंगल। तो डिटेल में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। इसके तल की आभा क्या है, रक्तिम है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। कई बार प्रश्न पूछा गया है। सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र जो है वो पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी के अलावा इस ग्रह पर जीवन होने की संभावना परिकल्पित किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो आया, इसमें मंगल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है। तो अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पाया जाता है। तो पंपास दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निचली भूमि है। पंपास घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना के प्रांतों ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, संता फे और कोर्डोबा, उरुग्वे के अधिकांश और ब्राज़ील के दक्षिणी भाग रियो ग्रांडे तक है। पंपास घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,50,000 किलोमीटर यानी 2,89,577 वर्ग मील से अधिक है। अन्य शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से, तो प्रेरी है, वेल्ड है, डाउन्स है और स्टेप्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वनस्पति जलवायु का सूचक है। तो इसमें से पूछा गया है कि इस कथन किससे संबंधित है, तो वो कोपेन से संबंधित है। जर्मन वनस्पति विज्ञानी तथा जलवायु विज्ञानेतर व्लादिमीर कोपेन ने वर्ष 1900 में विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे 1918 और 1936 में कोपेन द्वारा कई संशोधन किए गए। कालांतर में कोपेन की भांति थॉर्नथ्वेट ने भी स्वीकारा कि वनस्पति जलवायु की सूचक होती है तथा वनस्पति पर वर्षा की मात्रा तथा तापमान का पर्याप्त प्रभाव होता है। कोपेन ने वनस्पति को जलवायु का प्रत्यक्ष सूचक माना और थॉर्नथ्वेट ने वनस्पति की जलवायु के अप्रत्यक्ष तत्व के रूप में स्वीकार किया। तो ये कोपेन और थॉर्नथ्वेट का दोनों का अपना अपना मत है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, तो वो किसके द्वारा कहा गया है, तो वो कोपेन के द्वारा। थॉर्नथ्वेट के द्वारा क्या कहा गया है वो भी आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन में देखा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, तो वो मिसिसिपी नदी के। तो मिसिसिपी नदी पूरी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र के भीतर बहती है। मिसिसिपी नदी का स्रोत मिनेसोटा राज्य की इतास्का झील है, जहां से यह घुमावों के साथ दक्षिण की ओर चलती है। यह नदी लगभग 2320 मील का सफ़र तय करके मैक्सिको की खाड़ी में डेल्टा बनाकर विलय हो जाती है। यह नदी विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है, जबकि नील चापाकार डेल्टा बनाती है। नील नदी जो कि संसार की सबसे लंबी नदी है, वह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कॉफ़ी उत्पादक देशों को उनके कॉफ़ी उत्पादन 2016 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन करें। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही एक ऑर्डर होगा वो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर वियतनाम, उसके बाद फिर कोलंबिया, उसके बाद फिर इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। तो आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है चिली। ठीक है। चिली के बाद जापान विश्व में दूसरा सबसे बड़ा आयोडीन का उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 7, तो मरुस्थल दिए गए हैं, देश आपको मैच करना है और इसमें खैर प्रश्न में ये पूछा गया है कि कौन सा इसमें से मैच नहीं करता है। तो सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, तकलामकान चीन, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान और गिब्सन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ब्राज़ील में नहीं है। नीचे इसका सही एक्सप्रेशन दिया गया है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है। तो ये 7,000 किलोमीटर की कमी आई है सुएज नहर बनने से। तो सुएज नहर जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को संबद्ध करने वाली महत्वपूर्ण नहर है। सन 1858 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में सुएज नहर का निर्माण शुरू हुआ और 1869 में जाकर यह नहर यातायात के लिए खोल दी गई। यह नहर 168 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से इसकी जो चौड़ाई है वो 60 मीटर और औसत गहराई जो है 16.5 मीटर।
तो ये 2018 में 8 प्रश्न पूछे गए वर्ल्ड ज्योग्राफी से। कौन कौन से एरिया से प्रश्न पूछे गए वो भी आपने यहाँ पे सारे देखे। ठीक है, चलिए 2019 में देखते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितने प्रश्न पूछे गए और वो किस किस एरिया से पूछे गए। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, श्याम विवर होता है तो सिमट गया तारा जो होता है उसको श्याम विवर कहा जाता है। एक्सप्रेशन देखते हैं, तो कृष्ण विवर या श्याम विवर या ब्लैक होल अत्यधिक द्रव्यमान तथा घनत्व वाले ऐसे पिंड होते हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण बहुत प्रबल होता है। इस कारण प्रकाश की किरणें भी बच पाना इनसे मुश्किल होता है। चूँकि श्याम विवर प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए यह अदृश्य बना रहता है। जब कोई तारा विकास की मुख्य अवस्था से बाहर होकर वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है तो उसकी चमक कम हो जाती है और वह बाहर की ओर फैलता तथा ठंडा होता जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? रक्तदानों कहा जाता है। तत्पश्चात नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की मुख्य दशाओं क्रमशः कृष्ण बामन, फिर न्यूट्रॉन स्टार या श्याम विवर को प्राप्त करता है। भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिकविद एस चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में वह सीमा निश्चित की थी जिसे श्याम विवर के रूप में जाना जाता है। तो ये फैक्ट जो है, एक्सप्रेशन महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? सिमट गया तारा श्याम विवर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, किसका पठार टेलीग्राफिक पठार हिस्सा? तो वो उत्तरी अटलांटिक कटक का है। टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य का भाग उथला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। एक्सप्रेशन है, यह विश्व में सवाना घास क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। यह घास क्षेत्र कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच स्थित है। सवाना एक प्रकार की उष्णकटिबंधीय घास भूमि है जिसका विस्तार मुख्य अफ्रीका में सूडान क्षेत्र में है। पूरी दुनिया में सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों के शिकारों के द्वारा मारा जाता है, इसलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो कथन और कारण। कथन दिया गया है, हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। कारण है, हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं और आपस में एक दूसरे को सही एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा में पड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या है? तो नॉर्थ से साउथ। आप ये देखेंगे तो कौन कौन सी जो झीलें हैं पड़ रही हैं, सबसे उत्तर में, उसके बाद फिर सबसे दक्षिण में। तो सबसे पहले इसमें लेक मंजला, फिर बिटर लेक, फिर लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बिटर लेक और फिर लिटिल बिटर लेक। तो ये जो है एक ऑर्डर है नॉर्थ से साउथ का। आप मैप देखेंगे सीधे सीधे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये तूफान दिए गए हैं और जो कि 2019 में आए और सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र कौन कौन रहा? तो यहाँ पे उसका करेक्ट मैच है। तो डोरियन बाहामास से रिलेटेड, हेजिबीस ये जापान से, लेकिमा चीन से और मिटाक जो है वो जेजू या दक्षिण कोरिया से रिलेटेड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, तो फिर वही उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम और वो किस देश से रिलेट करते हैं? तो यहाँ पे विली विलीज ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, टेफू जापान से और बैगुयू ये फिलीपींस से और हैरिकेन्स जो है ये यूएसए से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये पवन और उनसे रिलेटेड कंट्री दी गई है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सांता एना जो है वो कैलिफोर्निया से, हबूब जो है ये सूडान से, यमो जो है या यामो कहीं के लिखा होता है वो जापान से और मिस्ट्रल जो है वो स्पेन या फ्रांस से रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? एल्बिडो का मतलब ये होता है कि वापस करने की शक्ति। तो अगर कोई वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को पूरी तरीके से वापस कर देती है तो उसका एल्बिडो 1 या 100% होता है। खगोल शास्त्र में प्रायः खगोलीय वस्तुओं का एल्बिडो जांचा जाता है, अतः एल्बिडो मतलब वापस करने की शक्ति से संबंधित है। तो वापसी की शक्ति, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो जनजाति और उनसे रिलेटेड प्लेसेस के बारे में मैच करना है। तो पिग्मी जो है वो कांगो बेसिन से, अंगामी जो है वो नागालैंड से, एनू जो है वो जापान से, किर्गिज जो है वो मध्य एशिया से रिलेटेड है, सूडान से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से देश और उसकी राजधानी को मैच करना था। तो यहाँ पे ये करेक्टली मैच्ड है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ? अशगाबाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरियाई पारीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? तो वो सोची जो एक जगह है वो इस रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। तो साइबेरिया पारीय रेल मार्ग 9,289 किलोमीटर लंबी विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है जो रूस की राजधानी मॉस्को को रूस के सुदूर पूर्व व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। बाकी कजान है, ओमस्क है, चिता है, ये सब इसी रेल मार्ग पर अवस्थित शहर हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो प्राकृतिक वनस्पति
और उनके क्षेत्र पूछे गए हैं कि आपको मैच करना है। तो यहाँ पे ये करेक्टली मैच है। तो अधिजीवी वनस्पति ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होते हैं, बबूल जो होते हैं वो सहारा क्षेत्र में होते हैं, और बायोआब जो होते हैं वो सवाना क्षेत्र में, देवदार जो होते हैं वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो वनस्पति के प्रकार और उनके क्षेत्र आपस में इनको मैच करना है। तो ये करेक्टली यहाँ पे मैच है। तो माकी ये भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र हैं, फिम्स ये दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है, चैपरल कैलिफोर्निया से रिलेटेड है, और मैटोरल जो है वो चिली से रिलेटेड है। तो 2019 में आप यहाँ पे देख रहे हैं 14 प्रश्न पूछे गए वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड। किस किस एरिया से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए वो भी सारे आपने यहाँ विद एक्सप्लेनेशन देखे। इसके बाद फिर हम 2020 का देखते हैं कि 2020 में वर्ल्ड जियोग्राफी से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया कि दो मतलब पर्वत दिए गए हैं और देश दिए गए हैं, आपस में आपको इनको करेक्टली मैच करना है। तो यहाँ पे करेक्टली मैच ये है, तो एटलस ये मोरक्को में, किलिमंजारो तंजानिया में, चिम्बोराजो इक्वाडोर में, और पायरेनीज जो है ये फ्रांस स्पेन की सीमा पर है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप इसको मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो वो दक्षिण पश्चिमी तट पर अवस्थित है डार्लिंग श्रृंखला। ठीक है, डिटेल इसका देखते हैं। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित डार्लिंग श्रृंखला का विस्तार ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर है। डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जो उत्तरी न्यू साउथ वेल्स में अपने स्रोत से 1472 किलोमीटर की दूरी पर न्यू साउथ वेल्स के बेंटवर्थ के मुरे नदी के साथ संगम बनाती है। डार्लिंग डाउन का दक्षिणी भाग पश्चिमी प्रवाह बनाता है। बरवान नदी और कई सहायक नदियों के साथ यह पर्थ तक पहुंचता है, जो इसे ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबी नदी प्रणाली बनाती है। तो यहाँ पर जो डार्लिंग श्रृंखला है वो दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो वो अगुलहास खंड की जो अगुलहास की धारा है वो हिंद महासागर से रिलेटेड है। तो हिंद महासागर की महासागरीय धाराएं इस प्रकार हैं, कौन कौन सी? अगुलहास धारा है, मोजम्बिक धारा है, बेंगुला की धारा है, दक्षिणी विश्वतीय धारा है। अगुलहास धारा दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर की एक पश्चिमी सीमा की धारा है, जो अफ्रीका के पूर्वी तटरेखा के 27 डिग्री दक्षिण से 40 डिग्री दक्षिण तक बहती है। यह एक संकीर्ण, तेज और शक्तिशाली धारा है। अगुलहास विश्व की पश्चिमी सीमा धाराओं में सबसे बड़ी धारा है, यह गर्म जल धारा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश के नाम। तो यहाँ पे करेक्टली मैच है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात। बैगुओ ये फिलीपीन से रिलेटेड है, हैरिकेन्स जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से रिलेटेड है, टाइफून जो है ये चीन से रिलेटेड है, और बिली विलीज ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। आप इनको ऑप्शन में अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देश और लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र, ये भी मैच करना था। तो यहाँ पे इनका करेक्टली मैच है। तो कजाकिस्तान ये कारागंडा, यूक्रेन क्रिवी रॉग, फ्रांस का नॉर्मैंडी और फ्रांस का ही पायरेनीज, तो ये दोनों हैं फ्रांस के ही हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, मलेशिया में किंता घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मलेशिया के पेराक में स्थित किंता घाटी ऐतिहासिक रूप से दुनिया में सबसे अधिक टिन उत्पादक जिला है। किंता घाटी किंगा नदी, सुंगई पेराक की एक सहायक नदी द्वारा बनाई गई है, जो सैन रेंज और केल्डंग रेंज के बीच बहती है। यह श्याम देश मलाया प्रायद्वीप टिन बेल्ट के साथ सबसे बड़ा टिन क्षेत्र बनाता है। विदित है कि मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। यह दक्षिण चीन सागर से 2 भागों में विभाजित हुआ है। तो ये किंटा घाटी जो है वो टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सारी चीज़ें ये डेवलप हुई हैं, जहाँ पे खट्टे रसीले फल खासतौर पर मिलते हैं। तो उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 30 अंश से 45 अंश अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में स्थित भूमध्य सागरीय प्रदेश कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत भूमध्य सागर के तटवर्ती भाग, कैलिफोर्निया का मध्यवर्ती भाग, मध्य चिली, केप प्रांत, न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप तथा दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु शुष्क तथा कठोर होती है और शीत ऋतु में वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा जो है वो प्रायः 50 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश रसदार खट्टे फलों के लिए विख्यात हैं, जिसमें संतरा, जैतून, नींबू, अंजीर, खुबानी, अंगूर तथा सेब आदि प्रमुख हैं। तो ये पूरी डिटेल भी आप इसको अच्छी तरीके से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? तो वो मैंगनीज का। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे
दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर और उसका सीमावर्ती क्षेत्र मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है। यहाँ से हीरे का भी खनन किया जाता है। पोस्ट मासबुर दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप प्रांत में स्थित एक शहर है जो उपिंगटन नगर से 170 किलोमीटर दूर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है इसके बाद। तो निर्जाति समूह और देश ये मैच करना है, तो इसका करेक्टली एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो यहूदी जो है वो इजराइल से रिलेटेड है, टेडा लीबिया से, बेजा मिस्र से और लुर जो है वो ईरान से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे गैबोन है, सोमालिया है, भूमध्य रेखा गिनी है, रवांडा है। आपको बताना है भूमध्य रेखा किस देशों से नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, जबकि गैबोन और सोमालिया सहित 13 देशों के स्थल और जल से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि वो 13 देशों के नाम क्या क्या हैं जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, देखिए भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इन तीनों के बारे में आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा कि कौन कौन से देश उससे गुजरते हैं और नंबर ऑफ कंट्री कितने गुजरते हैं। तो यहाँ पे 3 और 4 ऑप्शन सही होगा, यानी भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे करेक्टली ये मैच है। तो ये राजधानी की बात हो रही है, गलत टाइप हुआ है। मोरक्को रबात, ट्यूनीशिया ट्यूनिस, अल्जीरिया अल्जियर्स और केप वर्डे की प्राया है। ठीक है, बमाको नहीं है। माली, जो बमाको राजधानी वो माली की है और माली एक लैंड लॉक्ड कंट्री है अफ्रीका की। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देखा कि 2020 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए वर्ल्ड ज्योग्राफी से 11 आए। ठीक है, चलिए 2021 में देखते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो ज्वालामुखी और पर्वत देश, इनको आपस में मैच करना था, तो ये मैच्ड है। यूएसए माउंट रेनर, इटली माउंट एटना, मैक्सिको माउंट पेरिकुटीन और फिलीपींस जो है वो माउंट अपो, ये करेक्टली मैच है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नोबी और कांतो के मैदान निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित हैं। तो वो जापान में अवस्थित है, नोबी और कांतो के मैदान। तो नोबी मैदान जापान का एक बड़ा मैदान है जो लगभग 1800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। यह इबी, किसो और नागरा नदियों द्वारा निर्मित एक जलोढ़ मैदान है। यह पश्चिम में डबुकी और यारो पर्वत श्रृंखलाओं में और पूर्व में ओवरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कांतो मैदान जापान में एक विस्तृत तराई क्षेत्र है जो मध्य होन्शु में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। तो वो मडीरा जो है ये कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। तो ग्रेनेडा, मोंटेसेराट और एग्विली द्वीप जो है वो कैरेबियन सागर में अवस्थित, जबकि मडीरा जो है ये कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। यह द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित एक पुर्तगाली द्वीप है। मडीरा द्वीप समूह का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 740.7 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर अवस्थित नहीं है। तो सीरिया जो है ये काला सागर के तट पर अवस्थित नहीं है। तो काला सागर के सीमावर्ती देशों में रूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया है। सीरिया काला सागर का तटवर्ती देश नहीं है। सीरिया दक्षिण पश्चिम एशिया का एक राष्ट्र है। इसके पश्चिम में लेबनान तथा भूमध्य सागर, दक्षिण पश्चिम में इजराइल, दक्षिण में जॉर्डन, पूर्व में इराक तथा उत्तर में तुर्की है। इसकी राजधानी क्या है? दमिश्क। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेकांग नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है। तो मेकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से है और मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं। तो मेकांग विश्व की प्रमुख नदियों में से एक है जो तिब्बत से शुरू होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस तथा कंबोडिया से होकर बहती है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। साथ ही यह थाईलैंड और लाओस की सीमा भी निर्धारित करती है। कौन सी नदी? मेकांग। मेकांग डेल्टा दक्षिणी कंबोडिया में न होकर दक्षिणी वियतनाम में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये स्थानीय पवनों के नाम और स्थान। तो यहाँ पे लेवेस स्पेन, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोवर उत्तरी अमेरिका, शामल जो है ये कहाँ से रिलेटेड है? तो शामल जो है वो इराक और फारस की खाड़ी से रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम क्या है? तो पश्चिम में सबसे सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बेक। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम है सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बेक। इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और ओशनिया में स्थित एक विशाल देश है। जावा, बाली तथा मदुरा द्वीपों पर इंडोनेशिया की 2/3 जनसंख्या रहती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सकोत्रा द्वीप से रिलेटेड प्रश्न है। तो यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है और दूसरा इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है। तो यहाँ पे केवल 2 सही होगा। सकोत्रा द्वीप गार्डफुई चैनल और अरब सागर के बीच सकोत्रा द्वीप है के समूह 4 द्वीपों का एक बड़ा समूह है।
यह क्षेत्र प्रमुख शिपिंग मार्गों के पास है और आधिकारिक तौर पर यह यमन का हिस्सा है। इसे 2008 में विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पे ओमान का एक द्वीप अरब सागर में स्थित है, नहीं है, केवल 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो लातविया जो है नहीं, बाकी कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट ये सारे कोको के प्रमुख उत्पादक हैं। तो कोको के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? वो कैमरून है, आइवरी कोस्ट, घाना, ब्राज़ील तथा नाइजीरिया आदि देश हैं। लातविया कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। कोको क्या है? तो उष्णकटिबंधीय वनों में ककाओ नामक वृक्ष में पाया जाता है। कोको 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? क्रेडिलो और फॉरेस्टो। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो स्थान और जनजाति आपसे पूछा जा रहा कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो अलास्का ये जो है ये कोन्याक ये मैच नहीं कर रहा, बाकी बोर्नियो, पुनान, अरब रेगिस्तान से रुआला, स्वीडन, फिनलैंड की जो जनजाति है वो है लैप्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करेगा? तो फिर वो जो ताज़ा बर्फ़ से ढकी हुई भूमि होगी वो करेगी। पृथ्वी के एल्बिडो के तहत 100% में से 35% पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही परावर्तित हो जाता है। 27% बादलों के ऊपरी छोर से, 6% वायुमंडल के ऊपरी परत से और 2% जो है वो पृथ्वी के बर्फ से ढकी भूमि द्वारा परावर्तित हो जाता है। तो 2021 में आपने यहाँ पे देखा 11 प्रश्न पूछे गए वर्ल्ड ज्योग्राफी से, किस किस टॉपिक से पूछे गए वो भी आपने सारे देखे। चलिए 2022 का हम देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, तो 2022 में सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो है मीथेन। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। तो शनि ग्रह आकार की दृष्टि से सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम है। साथ ही अल्प मात्रा में मीथेन की उपस्थिति भी दर्ज की गई है। आकाश में शनि ग्रह पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। शनि ग्रह का आंतरिक ढांचा संभवतः लोहा, निकल, चट्टानों जिसमें कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन यौगिक के एक कोर से बना हुआ है, जो धातु हाइड्रोजन की एक मोटी परत से घिरा है। तरल हाइड्रोजन और तरल हीलियम की एक मध्यवर्ती परत तथा बाह्य गैसीय परत है। वर्तमान में बृहस्पति ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह कितने हैं? वो 95 हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? तो बोलीविया जो है ये साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, वो स्थल रुद्ध है। बोलीविया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जो एक स्थलरुद्ध देश है। विदित है कि स्थलरुद्ध देश वे देश होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती। विश्व के स्थलरुद्ध देशों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 45। और कुछ प्रमुख स्थलरुद्ध देश कौन कौन से हैं? तो अफगानिस्तान, भूटान, लाओस, नेपाल, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, बोत्सवाना, बेलारूस है, मंगोलिया है, तुर्कमेनिस्तान है इत्यादि है। तो कुल कितने देश हैं? वो 45 देश हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 2022 का। तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह 3 देशों में विभाजित है और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। तो दोनों ही कथन सही हैं। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप 3 देशों कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई में विभाजित हैं। इन द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी निक्षेप द्वारा हुआ है। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो का लगभग 73% क्षेत्रफल इंडोनेशिया में आता है। बोर्नियो द्वीप का एक बड़ा भूभाग जो है वो जंगल से ढका है और यह पृथ्वी के सबसे प्राचीन जंगलों में से एक है। तो ब्रुनई द्वीप के बारे में सारी डिटेल आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, महासागर और उनसे रिलेटेड सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा बिंदु मेरियाना जो गर्त है, आर्कटिक में मोलाय गर्त है, और हिंद महासागर में सुंडा गर्त है, और अटलांटिक महासागर में प्यूर्टो रिको गर्त है। तो ये चारों गर्त जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो वो जर्मनी में अवस्थित है। तो यह जर्मनी का सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है और यूरोपीय संघ का तीसरा बड़ा नगरीय क्षेत्र है। रूर जर्मनी में प्रभावित होने वाली एक नदी है और इस नदी के मध्य प्रमुख कोयला खनन क्षेत्र स्थित है, जिसे रूर के नाम से जाना जाता है। जर्मनी का 80% कोयला रूर से ही निकाला जाता है। इसके समीप सीगन नामक स्थान पर कुछ लोहा भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो खनिज तेल का। ठीक है। तो पेंगु योमा जिसे पहले बागो योमा के नाम से जाना जाता था, म्यांमार के मध्य क्षेत्र में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जो इरावती और सीतडंग नदी के मध्य अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये केंद्र और उद्योग आपस में मैच करना है, तो यहाँ पे करेक्टली मैच है।
तो ओसाका ये कॉटन क्लोथ से रिलेटेड है, डेट्रॉयट जो है मोटर वाहन से, क्यूबा जो है सिगार से, और सेंट पीटर्सबर्ग ये है किससे, पोत निर्माण से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8, अभिकथन और कारण। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है और कारण है उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोरिफेरी तांबा के विशालतम निक्षेपों से संपन्न है। तो दोनों सही है। एक्सप्रेशन एक बार देखते हैं। तो विश्व में चिली जो है तांबा उत्पादन में शीर्ष पर बना हुआ 5.6 मिलियन मीट्रिक टन तांबे का उत्पादन पिछले वर्ष चिली ने किया। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में पोर्फिरी तांबे के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। चिली में अधिकांश खनन नॉर्थ ग्रांडे क्षेत्र में अवस्थित है, जो कि अटाकामा रेगिस्तान के अधिकांश क्षेत्र में फैला हुआ है। तांबा चिली के अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण उत्पाद है। चिली के जीडीपी में तांबे का योगदान कितना है, लगभग 7% है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, अभिकथन और कारण। तो अभिकथन है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, और कारण है गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो दोनों ही आपस में सही है। इसका कारण समझते हैं। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है क्योंकि गर्मियों में यह क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ तापमान अपेक्षाकृत अधिक तथा आसमान साफ रहता है। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा की दोनों ओर लगभग 30 से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इस प्रकार के जलवायु के विस्तार के प्रमुख कारण वायुदाब पेटियों में होने वाला स्थानांतरण है, और औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 35 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक की है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। तो बसरा जो है ये नहीं है। तो बसरा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। बसरा इराक का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। फारस की खाड़ी से 75 मील दूर, बगदाद से 280 मील दूर दक्षिण पूर्वी भाग में दजला और फरात नदियों के मुहाने पर बसा हुआ है। ध्यातव्य है कि सुन्नी त्रिकोण बगदाद के उत्तर और पश्चिम में इराक का एक धनी आबादी वाला क्षेत्र है। यह त्रिकोण बगदाद, रमादी, टिकरित क्षेत्र को मिलाकर संदर्भित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। तो वो तुर्कमेनिस्तान में है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। तो वो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा है। आर्सेनिक प्रदूषित जल के उपयोग से चर्म रोग, चर्म कैंसर, यकृत, फेफड़े, गुर्दे का रक्त विकार इत्यादि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में भूमिगत जल में आर्सेनिक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, बांग्लादेश। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे तप्त होता है। तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से ये होता है। तो पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा तप्त होता है। स्थलीय विकिरण विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है जो पृथ्वी या उसके वायुमंडल में उत्पन्न होती है। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण पृष्ठभूमि विकिरण बनाता है जो हमेशा मौजूद रहता है। यह स्थान के आधार पर उतार चढ़ाव कर सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। तो 2022 में यहाँ पे आपने देखा कि 13 प्रश्न पूछे गए वर्ल्ड जियोग्राफी से, और जो किस किस टॉपिक से रिलेट थे वो सारी भी आपने देखे। तो 2023 में देखते हैं कि जो विश्व का भूगोल है इससे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो देखिए, पर्वत और देश ये आपको मैच करना है। तो यहाँ पे करेक्टली मैच है। किलिमंजारो तंजानिया से, ट्यूबिकल जो है वो मोरक्को से, स्टैनली युगांडा से, और हागर जो है वो अल्जीरिया से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है। तो वो रियो ग्रांडे नदी है। तो यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो राज्य से आरंभ होती है और लगभग 3000 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात मैक्सिको की खाड़ी में मिल जाती है। यह उत्तरी अमेरिका की 5 सबसे लंबी नदियों में से एक है। कौन सी नदी है, रियो ग्रांडे, और ये यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बैकाल जो है ये रूस में है, मिशिगन यूएसए में है, ओनेगा जो झील है वो रशिया में है, कनाडा में नहीं है, मराकाइबो वेनेजुएला में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम एक्सप्रेशन देखते हैं। तो बेंगुला जो है वो प्रशांत महासागर की नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है, यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति बृहद ज्वार की स्थिति होती है। इसे सिजगी या युति वियुति की स्थिति कहते हैं। जबकि लघु ज्वार जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम स्वरूप लघु ज्वार आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा क्योंकि लिखा हुआ है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की होती है। तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद महासागरीय लवणता जो है वो कर्क और मकर रेखा पर अधिकतम होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में लिखा गया है कि महासागरीय लवणता
कर्क और मकर रेखा पर अधिकतम होती, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट के बाद ज्वार आता है, तो ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है एल नीनो से रिलेटेड। तो इसमें स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, एल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। दूसरा दिया गया है, यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे केवल एक सही है। एल नीनो जो है वो पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होती है। एल नीनो भूमध्य सागरीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा घट जाती है। और वहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा था, वहाँ पे लिखा था कि बढ़ जाती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्लैंकटन की मात्रा क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है। तो वो कोरियालिस फोर्स है। एक्सप्रेशन देखते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी अपनी मूल दशा में विक्षेपित हो जाती है, इसे कोरियालिस फोर्स कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा, जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन 1844 ईस्वी में किया। कोरियालिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी, पवनों का वेग उतना अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। तो कोरियालिस फोर्स की ये पूरी डिफिनीशन थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिलीपाइंस में नारियल और गन्ने की कृषि का श्रेय किसको दिया जाता है। तो वो दिया जाता है स्पेन और अमेरिका वासियों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये रेगिस्तान के बारे में आपको उनके ऑर्डर के हिसाब से ये बताना है कि उनके बढ़ते हुए आकार का क्रम यहाँ पे व्यवस्थित करना कि सबसे बड़ा कौन है और उसके बाद सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पे हमने सारा ऑर्डर लिख के रखा है। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल का एरिया कितना है, तो 2,84,933 किलोमीटर। गोबी का मरुस्थल का 10,40,000, अरेबियन मरुस्थल का 13 लाख और सहारा मरुस्थल जो सबसे बड़ा है तो वो 84 लाख। ठीक है। इसके हिसाब से आपको सी ऑप्शन सही मिल जाएगा। 1, 4, 2, 3, यानी यहाँ पे सबसे छोटा, उसके बाद फिर सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा रहा है। तो वो डोनेट्स्क रहा है। ठीक है। तो पूर्वी यूक्रेन में स्थित डोनेट्स्क बेसिन में यूक्रेन का सबसे विकसित और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र खनन है। यूक्रेन में कोयला खनन ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण उद्योग रहा है और नीपर ब्राउन बेसिन भी कोयला खनन क्षेत्र रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, माउंट न्यूमेन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध पूछा जा रहा है। तो वो लौह अयस्क के लिए। माउंट न्यूमेन खदान एक लौह अयस्क खदान है जो न्यूमेन से 6 किलोमीटर पश्चिम में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलवरा क्षेत्र में स्थित है। यह खदान 5 प्रमुख लौह खदानों में से महत्वपूर्ण है, जिसे पिलवरा कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो बंदरगाह देश पूछा जा रहा है, सुमेलित कौन सा नहीं है। तो रॉटरडम जो है वो नीदरलैंड से, इगारका जो है ये रशिया का है, चीन का नहीं है, मोंटेवीडियो उरुग्वे का और जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया का है। ठीक है। तो इसके बाद तो ये 11 प्रश्न पूछे गए 2023 की परीक्षा में वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड। ठीक है। तो अगर आप 5 सालों का थोड़ा मोड़ा एनालिसिस करें इसमें कि कितने कितने प्रश्न आए, तो आप ये समझ लीजिए कि 10 से लेकर के और 15 प्रश्न तक हर साल पिछले 6 सालों में प्रश्न पूछे गए वर्ल्ड जियोग्राफी से। किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सारे भी आपने यहाँ पे 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखी। देखिए इसके हिसाब से अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं तो वर्ल्ड जियोग्राफी में नेक्स्ट टाइम एग्जामिनेशन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं आप उनको बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। कम से कम जो टॉपिक ये 5-6 सालों में डिस्कस हुए इनको तो बेहतर तरीके से पढ़ के जाइए ही जाइए, और भी जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो बच रहे हैं उनको भी बेहतर तरीके से कवर करिए। ठीक है। तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों को शेयर करिएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।